ओके, तो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक चल रहा था, उसमें 6 थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ राइट डाउन द हेडिंग 7th, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द कंप्रेसर इनलेट और एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, तो इसमें लिखो पहले, फिर समझेंगे। राइट डाउन, द रेफ्रिजरेंट शुड हैव, the refrigerant should have low specific volume, low specific volume at the compressor inlet as high specific volume will require large size compressor, large size compressor। तो कंप्रेसर का साइज हम छोटे से छोटा रखना चाहते हैं, टू रिड्यूस द साइज एंड वेट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, R11 R113 have high specific volume, high specific volume, hence they are used with large size centrifugal compressor, centrifugal compressor। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, और जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं उनका रिलेटिवली साइज छोटा होता है। तो इस पॉइंट से क्या मालूम चला कि स्पेसिफिक वॉल्यूम लो होना चाहिए एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर। उससे क्या होगा फायदा कि हमारा जो कंप्रेसर का साइज होगा वो छोटा होगा। और जो रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जिनमें हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है उनमें फिर लार्ज साइज के सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो CR एंड प्रेशर रेशियो PR, कंप्रेशन रेशियो एंड प्रेशर रेशियो। तो पहले लिखते हैं कंप्रेशन रेशियो, में लिखो कंप्रेशन रेशियो CR, it is given by volume before compression upon volume after compression। BC मतलब बिफोर कंप्रेशन, AC मतलब आफ्टर कंप्रेशन। तो अगर हम सिंपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पिस्टन है बॉटम डेड सेंटर पर जब BDC पर, और ऊपर जाता है तो TDC पे होता है टॉप डेड सेंटर पर। इस तरीके से पिस्टन चल रहा है मान लो। तो नीचे से ऊपर जब ये जाता है इतना वॉल्यूम क्या कहलाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो ऊपर बचता है वो क्या कहलाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम। चाहो तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, या पहले लिख देता हूँ मैं, BC क्लियरेंस वॉल्यूम एंड VS स्वेप्ट वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम होगा बिफोर कंप्रेशन, और बाद में बचता है सिर्फ क्लियरेंस वॉल्यूम। तो
इसमें डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा VS बाई VC, तो ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अभी ये डायग्राम बना लो, दिस डायग्राम इज नीडेड हियर। ये है जो हमारा टोटल वॉल्यूम है V1, स्टार्टिंग में इतना है। ठीक है, जैसे मान लो पहले ये इनलेट वाल्व यहाँ पे होगा, तो पिस्टन ऊपर से नीचे जाया जाएगा, इसको सक कर लेगा, तो पूरा ये वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम है वो भर जाएगा रेफ्रिजरेंट से। ठीक है, तो ये आपका होगा वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, ये पूरा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद पिस्टन जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाया जाएगा, तो इसको कंप्रेस कर देगा और इतना वॉल्यूम बचा रहेगा, बस एक क्लियरेंस वॉल्यूम बचता है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन बचेगा कि नहीं, तो कंप्रेशन के बाद इतना वॉल्यूम बचेगा बस। फॉर द पॉइंट, अब हम जो TS डायग्राम पर दिखाते हैं, ये अपना वो लिक्विड वेपर डोम है, तो उसमें कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, सैचुरेटेड वेपर से, सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो 1 से 2 कंप्रेशन कर सकते हैं, 2 या जहाँ तक भी लेके जाना है। तो मान लो हमें यहाँ तक कंप्रेशन करना है, तो फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक। ठीक है, तो V1 वॉल्यूम कितना होगा, इसके बराबर होगा, दिस विल बी V1। ओके, एंड दिस will be volume V2 आफ्टर कंप्रेशन, दिस विल बी V2 वॉल्यूम बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई। इस तरीके से हमारा कंप्रेशन होता है। आप इस साइड मान लो पिस्टन रॉड, इसने पहले ऊपर से नीचे जाता है, तो हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है, पूरा वॉल्यूम भर जाता है, फिर ये नीचे से ऊपर जाता है, यहाँ तक कंप्रेस करता है जितना स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, उसको फिर आउटलेट वाल्व से वो कंडेंसर में चला जाता है। ठीक है, कंडेंसर, ये हुई कहानी। इसमें लिखें नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेशन रेशियो should be as low as possible, should be as low as possible, because higher value of compression ratio results into पहला पॉइंट, इंक्रीज इन वर्क इनपुट ऑफ कंप्रेसर, और दूसरा होता है डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अभी जब हम पढ़ेंगे, जैसे हम जहाँ जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वर्क इनपुट डिपेंड करता है इन दो स्टेट पर, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक। जितना ज़्यादा इसको लेके जाएंगे उतना ज़्यादा वर्क इनपुट होगा, वर्क इनपुट इंक्रीज करता जाएगा, और वर्क इनपुट इंक्रीज करेगा तो COP क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये बात हो गई कंप्रेशन रेशियो की। अभी बात करते हैं प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो PR से हमने लिखा है, तो इसको P2/P1 कर देते हैं।
इसमें लिखो एंड इट शुड बी as low as possible, as low as possible. Possible because higher value of PR, higher value of PR results into decrease of वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इससे भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो देखो इन जनरल अगर हम जो कंप्रेशन का प्रोसेस है उसे कोई भी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मान लें 1 से 2 तक, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये रेशियो थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं अच्छे से, गामा की जगह एन यूज होगा। ठीक है, तो P2/P1 का पावर n-1/n एंड V1/V2 का पावर n-1 होगा। पेयर या एंड जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1+C-C P2/P1, ये हो गया प्रेशर रेशियो का पावर 1/n। ऑल्सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1+C-C होता है V1/V2 का पावर 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, V1/V2 ही बचेगा। तो ये क्या है अपना प्रेशर रेशियो, ये क्या है अपना कंप्रेशन रेशियो। ये अगर इंक्रीज करेगा तो भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, ये अगर इंक्रीज करेगा तो भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, विच इज नॉट डिजायरेबल। ओके, तो यहाँ पे लिख दो, तो व्हेन V1/V2 decreases and P2/P1 decreases, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ठीक है, इसलिए हमको इन दोनों को कम रखना पड़ता है। तो V1 किसके बराबर होगा, V1 ये पूरा होगा VC प्लस VS, ये V1 होगा। ठीक है, यहाँ V1/V2 का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। V1 होगा इनिशियल वॉल्यूम और V2 होगा फाइनल वॉल्यूम। तो V2 VC के बराबर है, V1 इन दोनों के बराबर है। ठीक है, तो V1/V2 दिस इज आवर कंप्रेशन रेशियो। तो दोनों का वैल्यू लो होना चाहिए टू इंक्रीज दी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कितने हो गए 8, 9th पॉइंट लिखो, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर मतलब कंप्रेसर के एग्जिट पर कितना टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें लिखिए इट शुड बी लो फॉर द रेफ्रिजरेंट्स but ammonia has higher compressor discharge temperature, so its compressor
are to be water cooled, whereas for other refrigerant like R11, 12 only air cooled. R लिख दो, whereas for this R air cooled कंप्रेसर। तो अगर हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर बहुत हाई होगा, डिस्चार्ज टेम्परेचर कौन कौन सा था, ये वाला देखो 1 से लेकर 2 तक, अगर ये 2 पॉइंट जितना ऊपर जाएंगे हम 2 डैश या 2 डबल डैश इस तरीके, तो वो टेम्परेचर हाई होता जाएगा। हाई होगा तो हमें जो कंप्रेसर है उसको कूल करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्रेसर की कूलिंग जब होगी तो उसमें जो भी, जैसे वाटर कूल्ड है तो वाटर कूल्ड में वाटर यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा, तो वो उतना हीट लेके चला जाएगा जो कि अपना लॉसेस की तरह काउंट होगा, ठीक है। लॉसेस की तरह काउंट होगा, ओवरऑल सीओपी होगा, फिर से सिस्टम का डिक्रीज कर कर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज टेम्परेचर ना हो, लेकिन अमोनिया के बाकी और प्रॉपर्टी है वो बेटर है, ठीक है, बाकी और प्रॉपर्टी है वो बेटर है, इसलिए अमोनिया इज ए गुड रेफ्रिजरेंट टू बी यूज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 10th, इवेपोरेटर प्रेशर एंड कंडेंसर प्रेशर। इवेपोरेटर प्रेशर पीई एंड कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर पीसी। इसमें लिख दीजिए साहब, बोथ पीई एंड पीसी must be positive, must be positive, that is above the PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहना चाहिए। इसकी बात हमने फर्स्ट पॉइंट में की थी, है ना, फर्स्ट सेकंड पॉइंट में की थी, जहाँ हमने कहा था कि एयर जो है वो अंदर नहीं जानी चाहिए सिस्टम में, अगर अंदर का प्रेशर लो होगा तो एयर अंदर लीक कर जाएगी मॉइस्चर के साथ, और वो मॉइस्चर बाद में चॉकिंग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द इवेपोरेटर प्रेशर पीई is less, PE is less than PATM, then there is a possibility of leakage of atmospheric air into the system, into the system. Therefore, PE should be slightly higher than the PATM, while PC should have some moderate value above the PATM। पीसी और ज़्यादा होता है, मिनिमम प्रेशर कहाँ हो सकता है, इवेपोरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, पीई जो होता है इवेपोरेटर प्रेशर, वो पीएटीएम के नियरली इक्वल रख सकते हो, बट
थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो, वो ज़्यादा बेटर है। ग्रेटर देन इक्वल टू, स्लाइटली लार्जर। और पीसी जो है वो तो ग्रेटर होता ही होता है, ठीक है, मॉडरेट वैल्यू होता है। लास्ट पॉइंट लिखो इसका, ओवरऑल सीओपी। ओवरऑल सीओपी, इसमें लिखो इट रिप्रेजेंट्स running cost of, it represents the running cost of the system, hence higher COP means lower will be the running cost। COP हमें हाई रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट all refrigerants have similar COP while working between same temperature limit। same temperature limits, even though the latent heat, even though the latent heat of vaporization for NH3 is higher value, but it does not help in always to improve its COP, because of its higher work input to compressor। इतना ज़्यादा कंप्रेसर को वर्क करना पड़ जाता है, ठीक है। तो सीओपी जो है ओवरऑल वो हमको हाई रखना है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है कि सारे रेफ्रिजरेंट जब सेम टेम्परेचर लिमिट होती है तो लगभग सिमिलर सीओपी रहता है, थोड़ा बहुत ही उनके सीओपी में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा टेबल है वो बना दो, ये टेबल बना दो, तो ड्रॉ नोट कर दो। तो इसमें देखो कंप्रेसर दिए हुए हैं, प्रेशर हाई लो रखना है, वॉल्यूम लो हाई, एग्जाम्पल कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर R11 13 लाइक दिस, ठीक है। रेफ्रिजरेंट और सीओपी,
तो देखो R11 हो, अमोनिया हो, 12 हो, COP ऑलमोस्ट सेम है, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग व्हेन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। अगर एक ही T1 T2 वाली लिमिट होगी, सेम कंडीशन में यूज करेंगे, तो इनका COP लगभग सेम निकल के आता है। ओके, तो नोट कर दो इसको फटाफट। ओके, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो गई अपना, अभी नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी।